Good morning to all of you. न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स हम लोग इस पेपर में पढ़ रहे हैं। पहले तो मैं आपका इस पेपर या न्यूक्लियर फिजिक्स पार्टिकल फिजिक्स से संबंधित डर निकालूंगा, उसके बाद आगे पढ़ने की एक पॉलिसी के साथ सब्जेक्ट भी डिस्कस करूंगा। पहली चीज़ तो ये है कि आप बुक अरेंज कर लीजिए। कैसे बुक अरेंज करेंगे? अभी थर्सडे को आप कॉलेज में ऑफलाइन क्लासेस के लिए आएंगे, अच्छा मौका है। हाल में आप आइए और 1 घंटे पहले आ जाइए, 12:15 12:30 तक आ जाइए कॉलेज में। अगर आप आएंगे तो हो सकता है कि 1-2 लोगों को हम स्पेसिमेन कॉपी न्यूक्लियर फिजिक्स पार्टिकल फिजिक्स बाई ये बुक है पांड्या या यादव, इस बुक को हम चाहेंगे कि शुरुआती तौर पे इस बुक से आप पढ़ लें, क्योंकि ईजीएस्ट है, इसी से एग्ज़ाम में प्रॉब्लम्स भी आती हैं। दूसरा जो है, आप आसानी से जो एग्ज़ाम में आता है सिंपलेस्ट वे में नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इस बुक के बियॉन्ड हैं, उनको हम लोग अलग से कुछ नोट्स अरेंज करेंगे, कुछ अदर बुक से छांट के तैयार कराएंगे, और जो हमारे सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनसे कुछ नोट्स भी हम आपको व्यवस्था करके प्रोवाइड करेंगे। दूसरी बात ये है कि जब सामने बुक होगी, हम उसी में जो भी हमने बेसिक बताए हैं आपको डायरेक्ट कर देंगे, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं। सामने जो चीज़ ऑनलाइन में हम यहाँ पे घंटों में नहीं आपको कॉन्फिडेंस दिला पाएंगे, वो चीज़ आप, मुझे लगता है कि एक पीरियड में ही काफ़ी हद तक आप स्वयं करने लायक हो जाएंगे। ऑनलाइन में डिस्कस करने के लिए हम बिना ब्लैक बोर्ड के आज डिस्कस कर रहे हैं। जो यूनिट 4 है उसमें जो लास्ट जो है चैप्टर के रूप में दिखाई गई है एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स, आज मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो ऊपर वाला पार्ट है वो बुक में हम ऑफलाइन क्लास में दिखा देंगे, बस 1 घंटा पहले आप आते रहेंगे और वीडियो हम इसी तरीके से चर्चा करके आपको ये एक्स्ट्रा देते रहेंगे। हालांकि 2 पीरियड्स हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन हम वीडियो आगे अगर ऑफलाइन में आप पढ़ लेंगे तो मैं छोटा करके वीडियो डालता रहूँगा। पता नहीं क्या स्थितियाँ इसमें पैंडेमिक सिचुएशन में आगे बनने वाली हैं, हमें नहीं मालूम, क्योंकि जो ICMR है वो लगातार प्रेडिक्ट कर रहा है कि नेक्स्ट वेव इन सर्दियों में आ सकती है। तो हम लोग अब काम की बात करते हैं। जो लास्ट यूनिट है एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स की, इसमें एक्चुअली ये फंडामेंटल पार्टिकल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स BSc 3rd ईयर लेवल पे भी आपने पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, लेकिन जितना भी आप जानते हैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और हमारे साथ रिवाइज कर लीजिए उन चीज़ों को। सिलेबस में क्या क्या मेंशन्ड है एक बार हम नए सिरे से इसको, जिसको हमने पहले डिस्कस नहीं किया है, हमारे पास सिलेबस की फ़ाइल है, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ और उसी में थोड़ा सा आइडिया देता हुआ चलता हूँ। इसमें पहली बात है 4 फंडामेंटल इंटरेक्शंस, जिसकी बात हमने पिछले वीडियो में भी करी थी कि इस जो फिज़िकल वर्ल्ड है सिर्फ 4 फंडामेंटल इंटरेक्शंस से ही डील होता है। पूरी फिज़िक्स 4 फंडामेंटल इंटरेक्शन से डील होती है। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन दैट इज न्यूक्लियर इंटरेक्शन, एंड वीक इंटरेक्शन।
वीक इंटरेक्शन को स्टैंडर्ड मॉडल में आप देखेंगे, जो न्यूक्लियस की जो बेसिक थ्योरी है उसमें उसका यूज़ किया गया है। तो इस वाली जो बुक है उसमें हाँ 4 फंडामेंटल इंटरेक्शंस के बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं, फिर बुक से हम आपको बता रहे हैं। जब आपके पास बुक होगी मैं सामने सामने आपको डिक्टेट कर दूंगा और आप स्वयं स्टोरी की तरह पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्ट आएगा इस न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स को पढ़ने में। पहले तो आप ये मान लीजिए कि आप बड़ा कन्फ्यूज़न होता था जब हम पढ़ते थे पुराने सिलेबस को, और आज जो आप हम लोग पढ़ेंगे ये भी पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, पुरानी डिस्कवरीज़ के हिसाब से बुक्स में लिखी हुई हैं, जबकि बहुत सारे आइडियाज़ अब चेंज हो चुके हैं। फ़िलहाल हम पुराने के हिसाब से जो बुक में लिखा हुआ है उसी को आपको लिखने के लिए कहेंगे, ताकि एग्ज़ाम में जो मार्क्स हैं उसी के एवेल्युएशन पे आधारित होंगे। अगर आप बहुत हाई फाई वाला लिखेंगे तो एवेल्युएट करने वालों को भी तो आना चाहिए, वो उसको गलत मान सकता है, इसलिए हमको बुक के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो जो एलिमेंट्री पार्टिकल हैं इसकी नॉलेज भी बेसिक तौर पे तो होनी ही चाहिए। हम लोग ये जानते हैं कि 3 बेसिक पार्टिकल्स होते हैं, छोटे लेवल से जानते रहे हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलके न्यूक्लियस बनाते हैं, ऐसा हम जानते रहे हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलके न्यूक्लियस बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर रिवॉल्व करता हुआ रहता है और इस तरीके से एटम का प्रारूप होता है। एक सीक्वेंस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी होती गई। फिर जो पिछले हमने वीडियोस में आपको न्यूक्लियर फोर्सेस और न्यूक्लियर मॉडल्स की ऊपरी तौर पर मोटी मोटी बातें इंट्रोडक्शन के तौर पर डिस्कस करी थी, इतनी आपके समझ है ये मैं जानता हूँ। तो लेकिन बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू हमारे कुछ तो न्यूक्लियर रिएक्शंस नेचुरल वे में भी होते हैं, क्योंकि जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं आयरन के बाद वाले और बहुत बाद वाले, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है। तो बहुत सारे तो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। रेडियो एक्टिविटी को भी आप जानते हो कि अल्फा का इमिशन होता है, बीटा का इमिशन होता है, फॉलोड बाई गामा वेव्स या गामा रेज। तो गामा तो एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अल्फा भी पार्टिकल है, हीलियम न्यूक्लियस कहा जाता है अल्फा पार्टिकल को, और बीटा पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी बीटा पार्टिकल की होती है। अब जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज होता है उस पर, और उसका मास भी इलेक्ट्रॉन का ही मास होता है, लेकिन इमिशन उसका न्यूक्लियस से माना जाता है। लेकिन जो बहुत सारे मतलब रिसर्च होने के बाद बहुत प्रकार के पार्टिकल्स डिटेक्ट हुए हैं। जब बहुत सारे पार्टिकल्स अब तक डिटेक्ट हो चुके हैं, उनके बहुत सारे पार्टिकल्स के नाम भी आपको पता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको पढ़ता जा रहा हूँ। कुछ पार्टिकल्स होते हैं हाफ इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल्स और कुछ इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल्स। इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल्स को बोसॉन्स कहा जाता है और हाफ इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल्स को फर्मियंस कहा जाता है। ये सब आप यूजी लेवल यानी बीएससी लेवल से जानते हैं। जो इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल्स होते हैं उसमें मासलेस बोसॉन्स हैं और मीसॉन्स हैं। मतलब मीसॉन्स भी इसमें आते हैं। मासलेस बोसॉन्स में फोटोन और ग्रेविटॉन, जिसको क्वेश्चन मार्क किया है, जिसको अभी डिटेक्ट नहीं किया गया है, लेकिन उसको इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल मानते हैं। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होता है, वही एजेंट होता है, वही कैरियर होता है।
जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल है वो फोटोन है, ऐसा आप जानते हैं। मीसॉन्स, ईटा मीसॉन, ईटा न्यूट्रल मीसॉन लिखा हुआ है। पाई मीसॉन्स में 3 टाइप के, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई न्यूट्रल। के मीसॉन्स में के प्लस, के माइनस, के जीरो और के एंटी के मीसॉन होता है न्यूट्रल वाला। तो 4 टाइप के मीसॉन्स, 3 टाइप के पाई मीसॉन्स, ईटा मीसॉन 4, 3, 7, एक ईटा मीसॉन 8, फोटोन ग्रेविटन 10। इस तरीके से 10 पार्टिकल बोसॉन्स में लिखे हुए हैं पुरानी बुक के हिसाब से, जो उस समय तक आज से 15, 20, 25 साल पहले की जो डेवलपमेंट थे वही इस बुक में समराइज़ किया गया है। मैं इसके आगे की बात बाद में करूँगा। फर्मियंस में हाफ इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल्स होते हैं जो लेप्टॉन्स और बेरियंस में बटे हुए हैं। लेप्टॉन्स में जो हल्के वाले पार्टिकल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन से थोड़े बहुत मतलब उसी के पैरेलल होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनसे काफ़ी हल्के होते हैं, लेसर देन द मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स। तो इसमें इन्होंने इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, म्यू माइनस, म्यू मीसॉन अलग कैटेगरी है जो कि इलेक्ट्रॉन्स में आती है, और ये जो मीसॉन्स आपने और पढ़े थे वो मीसॉन्स में हैं। ये म्यू मीसॉन उस कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया जाता। उस समय नाम मीसॉन पढ़ गया होगा, म्यू मीसॉन कह दिया हो गया होगा, लेकिन मीसॉन्स की कैटेगरी में से उसको अलग रखा गया है चूँकि वो बोसॉन्स हैं। ये हाफ इंटीग्रल वाले होते हैं म्यू मीसॉन्स, इनको रखा गया है। न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, मानी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो, म्यू मीसॉन, म्यू न्यूट्रिनो, म्यू एंटी न्यूट्रिनो। इस तरीके से 2, 4, 6, 8 पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स में आ गए। फिर बेरियंस में जो है न्यूक्लियॉन्स और हाइपरॉन्स हैं। न्यूक्लियॉन्स में आप 2 जानते हैं लेकिन 4 होते हैं। प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रॉन। तो 4 न्यूक्लियॉन्स में है, 4 टाइप के पार्टिकल्स जो अब तक डिटेक्ट हुए हैं। हाइपरॉन्स में ओमेगा हाइपरॉन है, नेगेटिव वाला जो डिटेक्ट हुआ है। कैस्केड हाइपरॉन में न्यूट्रल और माइनस डिटेक्ट हुआ था इस बुक के स्टैंडर्ड पे। सिग्मा हाइपरॉन्स हैं, उसमें प्लस माइनस न्यूट्रल तीनों होते हैं। एक लैम्डा हाइपरॉन है, ये न्यूट्रल है। इस तरीके से एक टेबल दी हुई है इस वाली बुक में, यू कैन सी दिस। इसी टेबल से हमने समराइज़ किया है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको तैयार करना पड़ेगा। इसी के बारे में बुक में डिस्कशंस दिया हुआ है। डिस्कशंस में, क्लासिफिकेशंस में यही सब स्पिन बेसिस पे हमने बोसॉन्स, फर्मियंस में और ये जो प्रॉपर्टी होती है स्पिन, इससे ये बांटे गए हैं। लेप्टॉन्स में यही जो हमने टेबल में बताया है उसको उसने टेक्स्ट में लिख रखा है। बेरियंस में लिख रखा है, मासलेस बोसॉन्स में लिखा है। मीसॉन्स में ये स्ट्रॉन्गली इंटरेक्टिंग बोसॉन्स होते हैं, इनको लिखा है। इन्हीं सब की स्टोरी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स में दी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इस बुक में दिया हुआ है फंडामेंटल इंटरेक्शंस का, और इसमें इन्होंने जो पहला इंटरेक्शन ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है, और इसमें इन्होंने जो करेक्टरिस्टिक टाइम है वो कैलकुलेट करके दिखाया है। ये आप स्वयं पढ़ लेंगे, इसलिए हम आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। 10⁻16 सेकेंड के आसपास इन्होंने कैलकुलेट किया है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है, इसका भी करेक्टरिस्टिक टाइम निकाला है। करेक्टरिस्टिक टाइम का मतलब इंटरेक्ट होने के लिए कितने जल्दी इंटरेक्ट होते हैं, ये इस तरीके से इसमें उन्होंने दिखाया है। डायमेंशन लेस कपलिंग कांस्टेंट की भी वैल्यू निकाली है, और नॉर्मल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन का जो ये 10⁻16 छपा हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से 10⁻16 सेकेंड होगा। नेट से आप उसको चेक कर सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन का जो करेक्टरिस्टिक टाइम है वो 10⁻20 सेकेंड है, जबकि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का 10⁻23 सेकेंड है। ये आप जान रहे हो कि ये सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन।
जबकि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नॉन सेंट्रल होता है। ऐसा आप जो टू बॉडी प्रॉब्लम और ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम है वहाँ पे डिस्कशन में आया है, वहाँ पे हमने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था। इसके अलावा एक वीक इंटरेक्शन है, वो खासकर स्टैंडर्ड मॉडल में इसका उपयोग होगा। ये बहुत ही माने ग्रेविटेशनल फोर्स से भी कमज़ोर टाइप के फोर्स होते हैं, लेकिन मास की एग्जिस्टेंस जो हिग्स बोसॉन वाला जो प्रेडिक्शन है उसमें वीक इंटरेक्शन ही बताया गया है। हम मोटी मोटी बातें अभी डिस्कस कर रहे हैं ताकि एकदम आप घबराएं नहीं। तो 4 टाइप के इंटरेक्शन जो हमारे सिलेबस में दिए हैं, 4 फंडामेंटल इंटरेक्शंस, और दूसरा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। उनको बुक के हिसाब से बहुत इजी गोइंग यूजी लेवल की तरह आपको तैयार करना है। आप बुक ज़रूर इशू कराइए, उससे कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा। जो हमसे और व्यवस्था हो सकती है अदर बुक्स की, बीच बीच में जब व्हेनेवर इट इज़ रिक्वायर्ड आई विल हेल्प यू एट एवरी स्टेज। उसके बाद इन्होंने खासकर हेड्रॉन्स नाम लिया है, लेप्टॉन्स का नाम लिया है, बाद में लिया है, जो क्लासिफिकेशन में पहले से आ चुका है। ये हेड्रॉन्स होते ही पार्टिकल वो हैं जो कि न्यूक्लियन के मास से ज़्यादा मास वाले होते हैं। फिर सिमिट्री और कंजर्वेशन लॉज, ये आपके कोर्स में है। मैं आपको बता दूं कि जो कंजर्वेशन लॉज है मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक आप पढ़ते आए हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके बाद आपने क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी कंजर्वेशन लॉज पढ़े हैं, स्पिन और जो है ऑर्बिटल मोशन से संबंधित हर जगह आप कंजर्वेशन लॉज पढ़ते रहे हैं। यहाँ पे कंजर्वेशन लॉज वो वाले तो जो वैलिड हैं वो तो हैं ही, इसके अलावा कुछ बहुत सारी और प्रॉपर्टीज़, पैरामीटर्स आप पढ़ेंगे, उनके कंजर्वेशन भी आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जो पार्टिकल्स, ये जो ट्रेंड है यहाँ पे सिलेबस में लिखने का, जो कि बहुत आसान है, गेम की तरह है, कि जो पार्टिकल लेप्टॉन हो गया उसका लेप्टॉन नंबर असाइन कर दिया क्वांटम नंबर की तरह से, कि जो पार्टिकल है लेप्टॉन में उसका +1 नंबर असाइन कर दिया गया है, और जो एंटी पार्टिकल है उसका -1 असाइन कर दिया गया है। और जो पार्टिकल लेप्टॉन के अंतर्गत नहीं आता, एग्जाम्पल के तौर पर जो बोसॉन है या हेड्रॉन है, बेरियन है, उसके लिए लेप्टॉन नंबर 0 होगा। इसी तरीके से बेरियन नंबर भी मतलब असाइन किए गए हैं पार्टिकल के लिए +1, माने बेरियन के लिए +1, एंटी बेरियन के लिए -1। जो भी उस कैटेगरी में जो भी हमें पढ़ के सुना रहे थे उससे आप बोरो कर सकते हैं आइडिया, और बाद में लिस्ट भी बनाई गई होगी किसी जगह पे, आप उसको नोट कर सकते हैं। अब जो है इसमें भी +1 -1, और जो बेरियन नहीं है उसके लिए बेरियन नंबर 0 है। तो कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन करोगे कि P+E+ ये करके ये बन रहा है, तो उसमें कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन्स भी देखना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ बेरियन भी, कि लेफ्ट हैंड साइड में लेप्टॉन नंबर कितना है, राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन नंबर कितना है, या बेरियन नंबर कितना है। इस तरीके के कंजर्वेशन लॉज भी आपको देखने पड़ेंगे। इसके अलावा इसमें जो पहले कुछ और बातें कर लेते हैं तब सिलेबस पढ़ते हैं। ये बहुत ही बेसिक तरीके से इस बुक में दिया हुआ है, इससे बेसिक मजबूत करने में बड़ी आसानी होगी। इन्होंने 1.3.4 में पैरामीटर्स ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल बताए हैं। अब थोड़ी सी एलिमेंट्री पार्टिकल की और बात करें, फिर पैरामीटर्स की बात करें। जब बात करने हम लोग बैठे हैं बेसिक सीखने के लिए, बचा कुचा जब थर्सडे को आप आएंगे, मैं बुक में एक एक चीज़ दिखाते हुए आपको समझाएंगे। आपके पास बुक होगी और मैं आपको गाइड कर दूंगा, और आप घर में बैठ के आराम से इजी गोइंग हिस्ट्री की तरह इसको पढ़ लेंगे और नोट्स भी बना लेंगे। तो मैं ये आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में एलिमेंट्री पार्टिकल्स न्यूट्रॉन प्रोटॉन को नहीं माना जाता, बेरियंस को नहीं माना जाता, हेड्रॉन्स को नहीं माना जाता। उसकी वजह ये है
कि जब ये मतलब पहले तो थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट किए गए थे, उन पार्टिकल्स का नाम आप भी यूजी लेवल से जानते हैं, क्वार्क्स, ग्लूऑन्स वगैरह। ये कहा जाता है कि वो पार्टिकल जो सिर्फ अपने आप से बना हो और जिसका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर ना हो, वही एलिमेंट्री पार्टिकल हो सकता है। कुछ लोगों ने ऐसे भी असाइन किया है कि कॉम्पटन वेवलेंथ के साइज से अगर वो छोटा है तो वो एलिमेंट्री पार्टिकल होगा, अगर कॉम्पटन वेवलेंथ से बड़ा है तो वो एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं होगा। बड़ी चर्चाएं पहले चलती रहीं कि भाई एलिमेंट्री पार्टिकल किसको कहें किसको ना कहें। आज की डेट में लेप्टॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है एलिमेंट्री पार्टिकल्स। उनमें जो हिग्स बोसॉन वगैरह है, इनको भी एलिमेंट्री पार्टिकल माना गया है, जो कि स्वयं अपने आप से बना है, इसका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता है। जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, ये भी इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में मतलब जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है वो अकेला पार्टिकल नहीं है। जैसे न्यूक्लियस का अपना स्ट्रक्चर होता है, वैसे न्यूट्रॉन का अपना स्ट्रक्चर होता है और प्रोटॉन का स्ट्रक्चर होता है। यानी हर हेड्रॉन का स्ट्रक्चर होता है और उसके स्ट्रक्चर में होते हैं क्वार्क्स, ग्लूऑन्स। क्वार्क्स भी कई टाइप के हैं, जिनको जब हम लोग क्वार्क पढ़ेंगे तब हम धीमे धीमे आप समझते चले जाएंगे। तो क्वार्क्स, ग्लूऑन्स ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, क्वार्क्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूंगा कि आप जो बुक से पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ेंगे ही, बुक इशू करा के आप थोड़ा सा नेट से एलिमेंट्री पार्टिकल्स आप डाल दीजिए या एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स डाल दीजिए, और सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक शुरुआत में आप विकीपीडिया को खोल लीजिए। हमने तो अभी अपने लैपटॉप में खोल के देखा तो बहुत अच्छा मैटर उसमें पड़ा हुआ है और इतने अच्छे फिगर हैं। लैब में अगर कोई लेके आएगा तो मैं आपको फिगर दिखा के समझाऊंगा कि देखो कैसे हम जो कह रहे हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का होता है, इतना अच्छा फिगर अभी ब्लैक बोर्ड पर बना भी नहीं पाएंगे। हम अगर पीपीटी पे पढ़ाने वाला विश्वास रखते तो हम उन्हीं की स्लाइड्स बना बना के आपको दिखा सकते थे, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा भरोसा कम करते हैं। मैं बनाने को बनाऊंगा अगर आप बहुत ज़रूरी समझेंगे, लेकिन इसमें टाइम की वेस्टेज है, टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग है। आप एमएससी फाइनल में हैं, आप मुझसे बेहतर तरीके से आप नेट को सर्च करना जानते हैं और उसमें सारा मैटर पड़ा है, और उसमें अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आई विल हेल्प यू। तो उसमें एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी हैं, क्वार्क्स की भी थ्योरी है, इंटरेक्शंस भी हैं, हिग्स बोसॉन भी है, स्टैंडर्ड मॉडल भी। जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में सारे के सारे आपको इंटरनेट पे भी मैटर मिल जाएगा। आप उसकी अगर बुक नहीं लेना चाहते हैं ना लें, लेकिन शुरुआत में आप इशू करा के काम चला के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर मतलब पढ़ना और नोट्स बनाना ज़रूरी है। ये थ्योरी वाला पेपर है। जैसे अदर पेपर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट डायग्राम बन गया और उसके बाद उनका डिस्कशन हो गया, थोड़े बहुत फॉर्मूले इक्वेशन आ गए। इसमें भी हैं जो है स्कैटरिंग प्रोसेस है, न्यूक्लियर रिएक्शन है और ये न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, उसमें हैं फॉर्मूले। अब जो डीके है, बीटा डीके वगैरह, गामा डीके, तो उसमें भी इक्वेशंस हैं। लेकिन एलिमेंट्री पार्टिकल्स में कोई बड़ी बड़ी इक्वेशंस नहीं हैं तो बेसिक तौर पे क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशंस हैं जिनका उपयोग करके सिमेट्री वगैरह समझाते हैं। ये सब कुछ है उसमें, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आपको ये मैटर इसी तरीके से कंपोज करना पड़ेगा पार्टिकल फिजिक्स का। और हाईएस्ट जो फिज़िक्स है वो पार्टिकल फिजिक्स ही है। न्यूक्लियस में पार्टिकल्स का ही तो खेल है, उन पार्टिकल्स की जानकारी और उनको स्टडी करना यही पार्टिकल फिजिक्स में है। तो हमने ये बताया कि एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होता है और कंपोजिट पार्टिकल क्या होता है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये जो कैस्केड हाइपरॉन, के मीसॉन, ये सब जो है ना वो ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका अपना इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, तो कंपोजिट पार्टिकल्स हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपके बुक में है उसमें एलिमेंट्री पार्टिकल्स की लिस्ट में डाला गया है, तो कंफ्यूज ना हो आप। वो जब हम लोग स्टैंडर्ड मॉडल डिस्कस करेंगे तब वो बात करेंगे, लेकिन क्लासिफिकेशन में वही लिखेंगे जो बुक में लिखा है, उसी में मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, फिलहाल मोटे तौर पे सब एलिमेंट्री पार्टिकल, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को कोई एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है ये कह दे तो बड़ा पता भी तो लगता है।
फिलहाल जो भी पार्टिकल्स हैं, चाहे वो कंपोजिट हो चाहे वो एलिमेंट्री हो, इसमें जो पैरामीटर्स हैं इस बुक में बहुत आसानी से बुद्धि खोलने के लिए बताए गए हैं। जैसे पहली चीज़ इसमें मास लिखी है, भाई हर पार्टिकल है उस पर मास होगा, चाहे वो जीरो हो मास और चाहे कुछ हो, इलेक्ट्रॉन के बराबर हो, इलेक्ट्रॉन से कम हो, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन यानी न्यूक्लियन से कम हो या ज़्यादा हो, ये पैरामीटर इसमें दिया गया है। दूसरा, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का जो कॉन्सेप्ट है वो एक पैरामीटर के तौर पे यूज़ किया गया है। तीसरा पैरामीटर इसमें क्वांटम नंबर ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, और यहाँ भी जो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक जो हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी है या एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर्स असाइन किए गए हैं, वैसे ही हम यहाँ भी जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनके लिए भी असाइन करेंगे, और इसमें वही आपको पढ़नी होंगी। आप अपने नोट्स में या अपनी बुक में देखेंगे और उससे समरी उतार लीजिए। बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन बिना उसके मूड नहीं बनता और इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल आगे होता है। जैसे ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L यहाँ भी है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ML यहाँ भी है, स्पिन क्वांटम नंबर S यहाँ भी है, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर MS यहाँ भी है, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर J यहाँ भी है। हाँ, एक इसमें नई चीज़ है जो कि एटॉमिक लेवल पे इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं होता है, ये होती है आइसो स्पिन या आइसोटोपिक स्पिन। ये कहा गया है, जब पढ़ेंगे एक एक टॉपिक आगे चल के, आप ज़रूर थर्सडे को 1 घंटा पहले आते रहेंगे, तभी इसका सिलेबस बहुत अच्छे से ख़त्म हो पाएगा। तो उसमें हम आपको मतलब लिखने का बताते जाएंगे नोट्स तैयार करने के लिए, और जब आपके हो जाएंगे, इन जनरल तो हम समझाते ही हैं, जो समझ में नहीं आएगा उस पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे। एक्चुअली न्यूक्लियर स्पेस को बिल्कुल इंटायरली अलग टाइप का स्पेस कहा गया, और उसको दो तरीके से, दो नाम हैं अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स के द्वारा करे गए, दोनों ही एक्सेप्ट किए गए हैं, आइसोटोपिक स्पेस या आइसोबारिक स्पेस। आइसोटोपिक स्पेस, तो यहाँ पे स्पिन जो है आइसोटोपिक स्पिन कहेंगे। एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग रूप में रहते हैं, ऐसा नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सिंगल पार्टिकल न्यूक्लियन है और अपना जो है रूप बदलता रहता है, कभी न्यूट्रॉन का रूप धारण करता है, कभी प्रोटॉन का रूप धारण करता है। और वही जो युकावा की जो मिसॉन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस से वो लगती है, एक्सचेंज ऑफ पाई मिसॉन से, वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, मतलब उसका यही काम ही है। जैसे हर एक का जीवन में कहते हैं कर्म महान है, तो उनका कर्म ही यही है कि अपना रूप बदलते रहो। और भी कुछ है, इंटरेक्शंस है, डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शंस है। मोटा हमने बड़ा सा काम किया है कि जो दो स्टेट्स हैं न्यूक्लियन की, एक न्यूट्रॉन स्टेट है और दूसरी प्रोटॉन स्टेट है। फिर इनके बीच में इंटरेक्शन क्या है कि जो न्यूट्रॉन के रूप में आ गया, प्रोटॉन के रूप में 3 टाइप के इंटरेक्शन है। न्यूट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन NN इंटरेक्शन कहलाता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में NP इंटरेक्शन कहलाता है, प्रोटॉन के बीच में इंटरेक्शन PP इंटरेक्शन कहलाता है। इस टाइप की बातें कही जाती हैं। तो इसमें कैपिटल I से इसको डिनोट किया जाता है, उसका जब Z कंपोनेंट IZ लिखा जाता है। आइसोटोपिक स्पिन का यहाँ पे बहुत बड़ा सा हिसाब किताब है, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको हम लोग ऑफलाइन क्लास में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो कि यहाँ कहीं नहीं देखी जाती है, वो स्ट्रेंजनेस है। और स्ट्रेंजनेस का कंजर्वेशन लॉ भी है ना। जो कंजर्वेशन लॉ सिलेबस में लिखे हैं, स्ट्रेंजनेस क्या है कि इनका जो 2 बातें हैं स्ट्रेंजनेस के संबंध में। एक्चुअली यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते रहते हैं। उसका अपना एक यूनिवर्स की तरह घटनाक्रम रहते हैं। हम लोग तो
उसमें प्रवेश करके वहाँ झांक भी नहीं सकते हैं। हमने आपको एक स्टोरी के रूप में बताया था कि जो हमारे पात्र थे, काल्पनिक पात्र हों चाहे रियल पात्र हमारे इतिहास में वर्णित हों, कि वो अपना रूप छोटा बड़ा कर लेते थे। मैंने वही आपको वीडियो में बताया कि फिजिक्स के स्टूडेंट को भौतिक रूप से तो छोटा बड़ा साइज कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन कल्पनाशीलता के आधार पर अपनी उपस्थिति शून्य और अनंत दोनों में ही एक समान महसूस करनी होती है। अगर हम न्यूक्लियस को भले ही ना देख पाए, किसी यंत्र से भी नहीं देख पा रहे हैं, इन भौतिक आँखों से तो देख ही नहीं पा रहे, और इस भौतिक आँखों को हम यंत्र की से दिखवाते हैं तो भी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हमारा जो इंट्यूशन है, इमेजिनेशन है, या सिक्स्थ आई है या सेवेंथ आई है, एट्थ आई है, जो भी आई हो सकती है, वो वहाँ पर हो जाती है। जो थ्योरी जो प्रपोज करते हैं साइंटिस्ट, वो ऐसे ही नहीं प्रपोज करते हैं इसका मतलब ये हुआ, ऐसा हो सकता है, उसमें एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ये कह रहे हैं तो थ्योरी बनाने लगते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर एक जो सबसे महत्वपूर्ण, एक साधारण सा मोटी मोटी बात, सरल सी बात ये है कि इस थ्योरी को तो किसी ने फेल नहीं किया कि भाई न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास को जोड़ के हमारा न्यूक्लियर मास बनता है। न्यूक्लियर मास थोड़ा कम होता है, न्यूक्लियन के मासेस के इंडिविजुअल सम से वही मास डिफेक्ट हो जाता है जो डिफरेंस के बराबर, और वही बाइंडिंग एनर्जी का काम करता है। तो वहाँ ऐसी कोई मेजर स्थिति दूसरे पार्टिकल्स की हम लोग, जैसे कुछ पार्टिकल्स हैं जिनके मास हाइपरॉन्स वगैरह के न्यूट्रॉन प्रोटॉन से भी ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर तो उनको हम मास को कंसीडर नहीं करते, लेकिन जब इसी न्यूक्लियर रिएक्शन ज़बरदस्ती कराई जाती है, बम्बार्ड कराते हैं, या कॉस्मिक रेडिएशन से स्पेस में जो डिटेक्शन होता है डिफरेंट पार्टिकल्स का, ये घटनाक्रम हमारे अर्थ के आसपास इतना बड़ा नहीं है। अभी जो हमारे जो है ब्लैक होल्स हैं या वहाँ न्यूट्रॉन स्टार्स हैं, वहाँ तो घटनाक्रम आम है। न्यूक्लियस मैटर से भी ज़्यादा डेंस मैटर है वहाँ पे। न्यूट्रॉन स्टार न्यूक्लियस की डेंसिटी से ज़्यादा डेंसिटी रखता है, और जो ब्लैक होल है उसकी डेंसिटी उससे भी ज़्यादा होती है। अभी आपका प्रैक्टिकल्स में डिजर्टेशन भी है। हम चाहते हैं कि कम से कम 2 लोग इसी फील्ड में अपना डिजर्टेशन बनाएं। पिछले सालों में बच्चों ने बनाए और बहुत ही अच्छे स्तर से उन्होंने प्रेजेंट किया। मैं आपको उसकी जो कॉपी है हमारे लैपटॉप में, लैपटॉप क्या मतलब कॉलेज वाले कंप्यूटर में है, दिखाऊंगा, उससे हेल्प मिलेगी आपको। तो हमारा कहने का मतलब है कि न्यूक्लियस में पार्टिकल के रूप में उसकी प्रेजेंस सीधे सीधे हम तो नहीं मानते हैं, वो एक उत्पाद है। जब किसी रिएक्शन कराते हैं, बम्बार्ड कराते हैं, तो वो पार्टिकल प्रकट होता है, और उसकी अपनी अपनी लाइफ टाइम है। हमने बताया था कि जो ज़्यादातर जो पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियस के अंदर जो है डिटेक्ट हुए हैं, न्यूक्लियस के अंदर इसलिए सारे पार्टिकल्स को एज्यूम किया जाता है कि भाई जो एटम का मतलब न्यूक्लियस है, बाहर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स है, स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सारे रहस्यों को समेटने का स्थान न्यूक्लियस है एटम के अंदर। तो अगर वो हाइपरॉन्स हैं, बेरियॉन्स हैं, वो खाली स्पेस में थोड़ी एग्जिस्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के आसपास, वो न्यूक्लियस के अंदर ही उसकी एग्जिस्टेंस ऊर्जा के रूप में है, और किसी रिएक्शन में वो प्रकट होता है। और जब प्रकट होता है, कहाँ से प्रकट होता है? न्यूक्लियस से। इसलिए उनको न्यूक्लियर पार्टिकल्स कहा जाता है। जितने भी, चाहे के मीसॉन्स हों, ईटा मीसॉन हो, सिग्मा हाइपरॉन हो, वगैरह वगैरह जो भी पार्टिकल्स हैं, इनको हम लोग मतलब कंसीडर करते हैं। ऑल आर टर्म्ड एज न्यूक्लियर पार्टिकल्स। ठीक है। तो इसमें स्ट्रेंजनेस क्या है कि इनकी जो है देखा गया है, बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल बाद में देंगे, के मीसॉन और जो है लेमडा मीसॉन जो होते हैं, लेमडा हाइपरॉन के हाइपरॉन जो होते हैं, ये हमेशा पेयर में प्रोड्यूस होते हैं, अकेला पार्टिकल कभी नहीं। कम से कम 2 पार्टिकल, एक रशियन साइंटिस्ट ने तो 4 पार्टिकल डिटेक्ट कर लिए, मतलब एक तो दिखा नहीं, 2 दिखे,
3 देखने के चक्कर में जब देखने लगे कोई रिएक्शन हुई तो 4 निकले, यानी पेयर से ही प्रोड्यूस होते हैं। ये स्ट्रेंज बात मानी गई, तो उनको स्ट्रेंज पार्टिकल कहा गया। तो स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर भी बना दी गई कि जो पार्टिकल इस तरीके से हैं, वो जो इसकी इनकी अगर पार्टिकल है तो स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर उसकी +1 है, और अगर वो एंटी पार्टिकल है उसमें तो उसकी स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर -1 है। अब जो स्ट्रेंज पार्टिकल है ही नहीं, उनकी स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर 0 है। ये आपको पढ़ने में मिलेगा जब भी आप इसको देखेंगे, नोट्स बनाएंगे और इजी गोइंग उसको रिसीव भी कर लेंगे। एक तो बात यह है कि पेयर में प्रोड्यूस होता है। जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनकी जो जन्म होता है, प्रोडक्शन है इन पार्टिकल्स का किसी भी रिएक्शन में, वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से होता है। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कैसे पहचाना जाएगा? उसका जो करेक्टरिस्टिक टाइम होता है, माने कितनी देर में वो प्रोड्यूस हो जाता है, वो करेक्टरिस्टिक टाइम है। वो 10⁻⁻23 सेकेंड। बोलना बहुत आसान होता है 10⁻⁻23 सेकेंड। 10⁻⁻1 सेकेंड माने 1/10 सेकेंड तो रियलाइज़ करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। 1/100 उससे डिफ़िकल्ट हो जाता है, वो 10⁻2 ही है। इसी तरीके से 10⁻3 सेकेंड उसको रियलाइज़ करना और डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये इसका जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का करेक्टरिस्टिक टाइम होता है वो 10⁻23 सेकेंड होता है, और इनका जो प्रोडक्शन जो टाइम है वो 10⁻23 सेकेंड। कोई खास बात नहीं, कोई स्ट्रेंज वाली बात नहीं है, उसका करेक्टरिस्टिक टाइम 10⁻23 सेकेंड होता ही है। स्ट्रेंज बात ये है कि ये कोई भी पार्टिकल बहुत सारी लाइफ टाइम का नहीं होता। यहाँ लाइफ टाइम बहुत छोटी छोटी होती हैं हमारे तुलना में, हमारे रिलेटिव। हर पार्टिकल उत्पन्न हुआ है तो डिके होता है। इसका जो डिके टाइम होता है, ये जो स्ट्रेंज पार्टिकल्स हैं, जैसे हमने बताया कि पेयर में प्रोड्यूस होते हैं, एग्जाम्पल्स हम आपको बताए थे कि, और जो है लैम्डा हाइपरॉन्स होते हैं। तो इनका क्या है कि ये डिके होते हैं 10⁻⁻10 सेकेंड में, और 10⁻⁻10 सेकेंड जो है, ये जो करेक्टरिस्टिक टाइम होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है करेक्टरिस्टिक टाइम, वो 10⁻10 सेकेंड होता है। माने ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन का जो करेक्टरिस्टिक टाइम 10⁻16 सेकेंड है, उससे भी कम वीक इंटरेक्शन का होता है, इसका 10⁻10 सेकेंड होता है। आप सोचोगे कि 10⁻10 सेकेंड भी तो सर बहुत छोटा होता है, 10⁻2 सेकेंड ही बहुत छोटा होता है, तो 10⁻10 तो छोटा ही हो गया। आप रिलेटिवली देखिए 10⁻10 सेकेंड और 10⁻13 सेकेंड। आप जानते हो कि लगभग 5000 साल पहले भगवान कृष्ण थे, और कितने पीछे का इतिहास समझ में आता है। वर्क कल्चर से लेके, लाइफ कल्चर से लेके, सारा कुछ अलग नज़र आता है। और छोड़िए ये 2020 है, आप 1920 की कल्पना करिए, 100 साल पहले क्या था। 1920 में अंग्रेजों का यहाँ राज था इंडिया में, कोई विकास नहीं था, गांव थे, पगडंडियाँ थी, जंगल थे, लिविंग स्टाइल के लिए कपड़े, चलने फिरने, खाना पीना सब कुछ तो अलग था। न बिजली थी, वो पानी कुएं का, तालाब का ये था। आप कल्पना करिए कि कितना डिफरेंस 100 ईयर्स में आ गया। ये 10⁻2 का फर्क है। 10⁻2 ईयर्स के फर्क में ये हो गया, और 1000 साल पहले चले जाइए, कितना फ़र्क नज़र आएगा। उसके 10 टाइम्स और, माने 10,000 साल पहले जाइए तो उसका इतिहास भी आप नहीं ढूंढ पाओगे 10⁻4 में। बहुत अंतर हो जाता है। यहाँ पे मैं बात तो ये आपको रियलाइज़ कराने के लिए कर रहा था कि 10 की पावर्स में जो नंबर्स आप लिख देते हो, उनको रियलाइज़ करके आप समझोगे तो बहुत बहुत अच्छे से समझ में आए।
तो करेक्टरिस्टिक टाइम 10⁻³ सेकेंड है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का, और वीक इंटरेक्शन का है 10⁻10 सेकेंड। कितने का अंतर है? 10⁻13 का। 10⁻13 टाइम्स वीक इंटरेक्शन का टाइम ज़्यादा होता है। तो जैसे पैदा हुआ वैसे ही उसको जाना चाहिए था, लेकिन जाने का टाइम 10⁻13 टाइम्स ज़्यादा लेता है उसका डिके। ये स्ट्रेंज बात सबसे ज़्यादा मानी गई है, इसलिए इनको स्ट्रेंज पार्टिकल्स कहा जाता है। जो हाइपरॉन्स और के मीसॉन्स हैं ये लिस्ट में आते हैं। वन मोर रिमार्केबल फीचर अबाउट दीज पार्टिकल्स इज दैट द हाइपरॉन्स एंड के मीसॉन्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड in association with each other and are never produced separately. The phenomenon was called associated production by Gell-Mann. A few examples of associated productions are, ऐसी छोटी छोटी सी इक्वेशंस हैं, अगर आप देख रहे होंगे। अभी तो झलकियाँ आप देख लीजिए, आप पढ़ तो पाएंगे नहीं, हमें पता नहीं कि हमारा कैमरा कहाँ सेट है, हम कैमरे के सामने हैं। अगर कैमरा कोई देख रहा होता तो इसको आपको दिखाया जा सकता था। इसी तरीके से शुरुआत में द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेंजनेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जेलमैन एंड निशिजिमा इन 1953। बहुत पुरानी बात नहीं है, लगभग 67 ईयर्स पहले की बात है। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल रिएक्शंस दे पोस्टुलेटेड दैट इन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन स्ट्रेंजनेस मस्ट बी कंजर्व। इन्होंने कहा जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा उसमें स्ट्रेंजनेस कंजर्व होनी चाहिए। द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेंजनेस वाज इवॉल्व थ्रू द स्टडी ऑफ हाइपरॉन्स एंड के मीसॉन्स which are termed as strange particles on account of the fact that they are superfluous in the theory of matter. मैटर की थ्योरी में इनको सुपरफ्लुअस माना जाता है, कोई बाधा वादा नहीं, सुपरफ्लुअस। Another strange fact about the hyperons and के मीसॉन्स, तीन बातें हो गई, सुपरफ्लुअस, दूसरी उनका प्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से, डिके वीक इंटरेक्शन से, तीसरी जो है एसोसिएटेड प्रोडक्शन है। ये आपके पास बुक नहीं है तब तक आप जब वीडियो देखें तो आप उससे देख सकते हो, क्या कहते हैं, इंटरनेट से डाउनलोड करिए। बातें फिजिक्स में कभी चेंज नहीं होती, कहीं से भी मैटर आप डाउनलोड करें। तो अनदर स्ट्रेंज फैक्ट अबाउट द हाइपरॉन्स एंड के मीसॉन्स इज द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन मीन प्रोडक्शन एंड डिके टाइम, दैट इज देयर प्रोडक्शन प्रोसीड्स by the way of strong interaction, ब्रैकेट में लिखा है characteristic time 10⁻23 सेकेंड, but their decay proceeds by the way of weak interaction, characteristic time 10⁻10 सेकेंड. Thus although they are copiously produced in nucleon interaction, जो nucleon के interaction वही NPPN of sufficiently energies, but their decay times back into nucleons are very high, यानी अबाउट 10⁻13 टाइम्स, जो अभी बात बताई थी 13 टाइम्स ग्रेटर। माने निकले थे न्यूक्लियस में, उसके बाद न्यूक्लियस में जाना है, तो उनका जो टाइम होता है वो 10⁻13 टाइम्स ज़्यादा लेता है, जो कि करोड़ों अरबों ईयर्स को आप 1 करोड़ की बात करोगे तब भी 10⁻13 नहीं आ पाएगा, अरबों को करोगे तब भी 10⁻13 नहीं आ पाएगा, विच इज़ स्ट्रेंज फैक्ट। Hyperons cannot decay into baryons through strong interaction as the Q value तो जब हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन तब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सब जो बातें हैं पैरामीटर्स के रूप में एक बार फिर हम लोग समराइज करते हैं। मास से शुरू होती है इन पार्टिकल्स के बारे में, एलिमेंट्री पार्टिकल्स में पहला पैरामीटर मास है, दूसरा पार्टिकल एंटी पार्टिकल है, तीसरा जो है क्वांटम नंबर्स हैं, है ना, क्वांटम नंबर्स ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल्स हैं। और क्वांटम नंबर्स कौन कौन सी हमने संकेत दिया, यू कैन स्टडी योरसेल्फ। उसके बाद जो चीज़ आती है माने क्वांटम नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स, और क्वांटम नंबर के अंतर्गत ही स्ट्रेंजनेस भी आती है, और स्ट्रेंजनेस को अच्छा खासा इसमें एक्सप्लेन किया गया है न्यूक्लियर रिएक्शंस के द्वारा, इसको हम बहुत छोटा करना पड़ेगा। उसके बाद क्वांटम नंबर्स में एक चीज़ पेरिटी भी आती है, पेरिटी भी शायद आपने पढ़ी होगी, ये एक्चुअली सिमेट्रिसिटी पे है।
भाई न्यूक्लियस के बारे में हम अटकल लगाते हैं कि न्यूक्लियस भैया चारों तरफ से सिमेट्रिक है कि नहीं। हम स्पेस में हर जगह सिमेट्री ढूंढते हैं, तो न्यूक्लियस की भी सिमेट्री ढूंढते हैं। तो सिमेट्री को इसकी समझाने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी पैरामीटर इसमें यूज़ किया गया है पेरिटी। अगर आपने कोई पार्टिकल का इमिशन होते देख रहे हैं, जैसे बीटा डिके है, उसमें पेरिटी नॉन कंजर्व रहती है, यानी कि उसका न्यूक्लियस सिमेट्रिक नहीं होता है। इधर की ओर पता चला पार्टिकल ज़्यादा निकल रहे हैं न्यूक्लियस के इसकी सरफेस से, और इस वाली सरफेस से कम पार्टिकल निकल रहे हैं। इसका मतलब सिमेट्रिक कंपोजिशन नहीं है उस न्यूक्लियस का, इसी से डिसाइड किया जाता है। अब पेरिटी जो है इवन और ऑड वेव फंक्शन लिखते हुए साइज है, इक्वेशन सिर्फ लिखनी है, अब डेराइव कुछ नहीं करना है, ये एक पैरामीटर के रूप में लिया जाता है, क्वांटम नंबर से ही रिलेटेड है। एक और चीज़ होती है चार्ज कंजुगेशन। The operator of changing every particle into its anti-particle is called charge conjugation। जिसके आगे आपके सिलेबस में CPT थ्योरम है। C माने चार्ज कंजुगेशन, C माने चार्ज नहीं है, चार्ज कंजुगेशन। चार्ज कंजुगेशन का मतलब होता है उस ऑपरेशन को कहते हैं जब एक पार्टिकल अपने एंटी पार्टिकल में कन्वर्ट होता है। इन क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तो आप पढ़ ही रहे हो, तो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स दिस ऑपरेशन इज सिमेट्रिक ऑपरेशन। ये सिमेट्रिक ऑपरेशन कहलाता है पार्टिकल से एंटी पार्टिकल बनना। दैट इज द लॉज ऑफ मोशंस आर इनवेरिएंट अंडर चार्ज कंजुगेशन। इन्होंने कहा कि जो लॉज ऑफ मोशन है चार्ज कंजुगेशन का मतलब पार्टिकल और से एंटी पार्टिकल बनना, एंटी पार्टिकल से पार्टिकल बनना, ये इन्होंने बताया कि ये इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट का मतलब है आप जानते हो कि ना बदले। Under charge conjugation, which we abbreviate as capital C, in weak interactions charge conjugation is not a symmetry operation। ये सब बातें भी चार इंटरेक्शन से बना है। न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन भी लगता है और वीक इंटरेक्शन भी लगता है। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में इन्होंने कहा कि चार्ज कंजुगेशन लगता है और वीक इंटरेक्शन में चार्ज कंजुगेशन नहीं लगता है। द सेम इज ट्रू फॉर पेरिटी। ये पेरिटी के लिए भी हमने देखा था, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पेरिटी कंजर्व रहती है, वीक इंटरेक्शन में पेरिटी नहीं कंजर्व रहती। पेरिटी इज वायलेटेड इन वीक इंटरेक्शंस बट नॉट इन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। इन पार्टिकल फिजिक्स सी मेक्स द अपीयरेंस एज ए क्वांटम नंबर फॉर सर्टेन न्यूट्रल पार्टिकल्स। कुछ सर्टेन न्यूट्रल पार्टिकल्स के लिए पेरिटी जो है एक क्वांटम नंबर की तरह। क्वांटम नंबर्स में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, स्ट्रेंजनेस को भी क्वांटम नंबर है, पेरिटी क्वांटम नंबर्स है, चार्ज कंजुगेशन भी क्वांटम नंबर है। इसी तरीके से डिके टाइम्स भी है। द डिके टाइम इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। देयर आर सर्टेन पार्टिकल्स विच आर हाईली स्टेबल अगेंस्ट डिके, वेरी लार्ज डिके टाइम्स होती हैं, वेयर एज दे आर अदर्स विच हैव द टाइम ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोसेकेंड और इवन लेस। तो इस तरीके की बातें हैं। इसमें जो कंजर्वेशन लॉज दिए हुए हैं वहाँ भी, यहाँ पे कंजर्वेशन लॉज भी डाल के इसमें डिस्कस किया गया बुक में। कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी है। फिर उसके बाद कंजर्वेशन लॉज ऑफ लिमिटर जुरिडिक्शन दिए हुए हैं, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस बुक में दिया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बेरियंस। पिछले वाले पेपर्स में इन्हीं के 10-10, 20-20 नंबर के क्वेश्चंस आते रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और कंजर्वेशन ऑफ बेरियंस में। उसके बाद सिमेट्री एंड कंजर्वेशन लॉज भी इसमें डिस्कस किए गए हैं, जो कि आपके कोर्स में है, सिमेट्री एंड कंजर्वेशन लॉज। ये हेडिंग डाल के लिखा हुआ है, मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वीडियो बड़ा हो जाएगा जब आप ऑफलाइन में मिलेंगे, या अगले क्लास में इनको डिस्कस करूँगा। जब भी वीडियो देखें तो बुक रख के देखें तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। CP वायलेशन होता है, चार्ज कंजुगेशन। CP का मतलब होता है चार्ज कंजुगेशन रिप्रेजेंट फॉर C, कैपिटल P रिप्रेजेंट्स फॉर पेरिटी। तो इसमें CP वायलेशन एक टॉपिक बनाया गया है, एक CPT थ्योरम। CPT का मतलब होता है C फॉर चार्ज कंजुगेशन, P फॉर पेरिटी एंड T फॉर टाइम रिवर्सल। तो एक CPT थ्योरम है जो कि आपके कोर्स में है, जो कि एग्ज़ाम में हमेशा पूछी जाती है। शायद ही कोई ऐसा ईयर हो जिसमें CPT थ्योरम ना पूछी जाए,
वो एक शॉर्ट आंसर या 5-10 मार्क्स में पूछी जाती रही है। इसी तरीके से प्रॉपर्टीज़ जो है डिफरेंट पार्टिकल्स की इसमें दी हुई है। जो भी इसका स्कोप है बुक का, अभी शुरुआती स्टेज पे आप इससे पढ़ेंगे और मुझे लगता है कि आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा अब तक, और आप एक पॉलिसी बना लीजिए, तभी बहुत कम टाइम में हम आपको ये पेपर जो है आपके कॉन्फिडेंस के स्तर से पढ़ाने में सफल हो पाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप हर हाल में बुक की व्यवस्था मतलब कल वीडियो देखने के बाद ज़रूर कर लें, और उसके बाद जो है आप 1 घंटा पहले कोशिश करें 12 बजे आ जाएं, तो हो सकता है लेट होते होते 12:15 बज जाएगा। 1 घंटा आप हमारे साथ बैठ के डिस्कस कर लेंगे, 15 मिनट का गैप रखेंगे, 1:30 बजे से लैब वैब की जो प्रक्रिया शुरुआती है उसमें लगेंगे 1-1.5 घंटा, और फिर एक आध पीरियड के बाद आप प्रैक्टिकल एक एक करके करने की शुरुआत करेंगे। क्योंकि इस बार जो सिलेबस बदला गया है उसमें प्रोजेक्ट की जगह डिजर्टेशन है, उसके लिए भी अलग से आपको टाइम देना पड़ेगा। अब आप अपने आप को मजबूत कर लीजिए और पढ़ाई में आप अपने आप को बहुत सीरियसली इन्वॉल्व कर लीजिए। मेरा एडवाइस यही है कि आप अच्छे से इन्वॉल्व कर लें। आज हमने बातें भी करी और सरल तरीके से जो सिलेबस के अंतर्गत जो चीज़ें हैं उनको रखा, बिना ब्लैक बोर्ड की क्या डिस्कस हो सकता था, आज मैंने ऐसे ही थॉट यूज़ किया। ब्लैक बोर्ड पे डिस्कस लिख के के बजाय आपको मोटी मोटी बातें डिस्कस करें। आप एक बार ऐसे ही वीडियो देख लेंगे, उसके बाद जब आप बुक इशू करा लेंगे और मैं बता दूंगा कि यहाँ से यहाँ तक आप देख लीजिएगा, उसके बाद आप उसमें पेंसिल से बुक में मार्क करके नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। नोट्स की तो बात यह है कि हम आपको किसी सीनियर स्टूडेंट से जिसने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है उससे अवेल कराने की कोशिश करेंगे। आज हमें लगता है इतना ही रखें, बड़े वीडियो में आप डरते हैं और मैं आपको थैंक यू बोलूँगा।